नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे प्रकोष्ठों की घोषणा हुई और इंदौर शहर से प्रदीप नायर भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष यानी कि संयोजक के पद पर नियुक्त हुए हैं। स्वागत है नायर जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। क्या लगता है सांस्कृतिक प्रकोष्ठ को लेकर मैं अगर समझने की कोशिश करूं जी, तो गतिविधियां क्या रहेगी? मुझे जितना जहन में आता है और आपके बारे में पता है कि आप लगातार ज़मीन पर संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता हैं और इस बार जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उसको लेकर क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसका नेतृत्व वर्तमान में है या पूर्व में हो या भविष्य में जो होगा, जमीन से उठकर आने वाले लोग ही नेतृत्व करते हैं। पार्टी ने सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का संयोजक बनाकर मुझे उस क्षेत्र में कार्य करने का मौका दिया है। मैं मूल रूप से, आप लोग सभी लोग जानते हैं, संघ का स्वयंसेवक हूं। बजरंग दल में रहा, विश्व परिषद में पूर्णकालिक बनकर कार्य किया। इस शहर में धर्म और संस्कृति को लेकर तमाम आंदोलन मैंने चलाए हैं। मुझे लगता है कि एक कुछ समय के बाद, मैं पूर्व में युवा मोर्चे का प्रदेश के महामंत्री हुआ करता था, अब मुझे एक समय के गैप के बाद उसी फील्ड में कार्य करने का मौका पार्टी ने दी है। और जहां तक इस प्रकोष्ठ का सवाल है, धर्म संस्कृति, ये जो भारतीयता का जो आधार है उसके लेकर कार्य करना है। बहुत बड़ा फील्ड है ये, मतलब शहर से लेकर ग्रामीण, सुदूर ग्रामीण तक जाने का अवसर है। वहां पर जाकर कलाकारों को समझने का, कलाओं को समझने का, लोक कलाएं हैं, धर्म है, आध्यात्मिक जो क्षेत्र है, आध्यात्मिक क्षेत्र है, ये तमाम क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिला है। मुझे लगता है कि ये विषय रुचि का है। मैं बेहतर इस काम को मैं आगे बढ़ा पाऊंगा। आपने कहा कि लोगों को संस्कृति से जोड़ने की बात करना चाहता हूँ मैं। लोगों को हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो पुरातन कलाएं हैं, जो धरोहर हैं, उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। आज की युवा पीढ़ी इंटरनेट से बाहर नहीं आ पाती। आज की युवा पीढ़ी को हमारे संस्कार, हमारी गतिविधियां, हमारे जो पुराने कई सारे इस तरह के कार्य हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उस तक कैसे पहुंचने की कोशिश करेंगे आप? मैंने जहाँ तक देखा है, जो वर्तमान परिदृश्य है, ये दुनिया में सर्वाधिक युवाओं का एक बसेरा है देश। मतलब 60% से ज़्यादा युवा हिंदुस्तान में रहते हैं जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो। कहीं ना कहीं हम धर्म और संस्कृति से दूर तो नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं जो पुराना समय जो था, उस समय के हिसाब से युवा वर्ग जो है वो धार्मिक तो है, लेकिन जो संस्कृति है, जो हमारे जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है या जीवन के जो सोच है, लक्ष्य है, उनमें परिवर्तन आया है। आजकल के युवा टारगेट ओरिएंटेड हो गए हैं, इसलिए वो अपने करियर के प्रति वो ज़्यादा सचेत रहते हैं। हो सकता है इसलिए आप लोग भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि युवा थोड़ा आजकल धर्म और संस्कृति के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन क्या होता है कि पुराने समय पर धर्म का जो शिक्षा जो मिलती है, या संस्कार हो या धर्म हो, आपके परिवार से, आपके माता पिताओं से, दादा दादियों से, नाना नानियों से कहानियां सुन सुनकर हम धार्मिक बने या संस्कारवान बने हैं। लेकिन मैं तो विडंबना ही कहूँगा, संयुक्त परिवारों का जो क्षय जो हिंदुस्तान के अंदर हुआ है, इसलिए दादा दादियों का, नाना नानियों का स्नेह बच्चों को कम मिलता है। आने वाली पीढ़ी के लिए एक हमारे सामने एक चुनौती बनकर ये खड़ा हुआ है। और बाजार में जब निकलते हैं, इस तरह का धार्मिक आयोजनों का या नाटक का मंचन, लोक कलाओं के जो प्रस्तुति, ये सब बाजार में हमको देखने को नहीं मिलता। मुझे लगता है कि इस विषय में हमें, इस दिशा में हमें काम करना चाहिए।
जब ग्रामीण क्षेत्र में मंदिरों में रामलीला हुआ करते थे उस समय पे, आज रामलीलाओं का मंचन नहीं होता, तो बुजुर्ग बैठते थे, माताएं बैठते थे, बच्चे बैठते थे, सब मिलकर सत्संग करते थे। तो रामायण, महाभारत इत्यादि पुराणों के बारे में भी बालक बालिकाएं और आने वाली पीढ़ी जो युवा सब जानते थे। आज जानते लोग, लेकिन सीरियलों में देखते हैं, नाटकों में देखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं धर्म को, सीरियल बनाने वाले और नाटक बनाने वाले लोग जो हैं, कहीं ना कहीं धर्म को उनके कमर्शियल आधार पर कलाकारों में मूल तत्व से भिन्न होकर कलाकृति में विकृतियां पैदा करते हैं। उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मेरे ऐसा मतलब ये सोच है कि जब तक एक माहौल बाजार में निकलते हैं या गांव में निकलते हैं, किसी क्षेत्र में बच्चे निकलते हैं, उनके सामने क्या दृश्य पेश होता है, उस दृश्य के ऊपर उनका भविष्य सब आधारित है। हम लोग सोच रहे हैं कि उस आधार बनाकर बच्चे बाहर निकले तो उनको लोक कथाओं के गाना सुनने को मिले, कई क्षेत्र में नाटक का मंचन हो, वो कलाकारी एक प्रदेश के अंदर अलग अलग जिलों का या अलग अलग स्थानों का, जैसे मालवा है, बुंदेलखंड है या फिर महाकौशल है, तो अलग अलग संस्कृतियां हैं उनका, इन संस्कृतियों का मिलाने का एक कार्य भी मुझे करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है इस विषय में। कितनी अच्छी बात है कि एक प्रकोष्ठ के संयोजक अध्यक्ष इस तरह की बात करते हैं कि लोक कलाओं के प्रति लोगों में जागरूकता लाना, युवाओं में जागरूकता पैदा करना। आज का युवा इंटरनेट से, जैसा मैंने कहा, बाहर नहीं आ पाता है, तमाम सारी चीज़ें उसके जहन में घूमती है। नायर जी ने यह बात भी बिल्कुल सही कही है कि उसके पास करियर ओरिएंटेड हो गया, करियर को लेकर बहुत सारी चिंताएं हैं। क्या लगता है, लोक कला या संस्कृति को करियर से जोड़ने के विषय में भी आप कुछ सोचेंगे? 100% मतलब जोड़ा जा सकता है और जोड़ना भी चाहिए। लोक कला ही संस्कृति है, अगर हम दोनों को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे संस्कार और सभ्यता का जो प्रवाचक कहा जाए किसी को, तो वो लोक कला के कलाकार ही है। उन्होंने बताया, ग्रामीण क्षेत्रों में बैठकर गीत गाकर बताया कि महाराणा प्रताप के बारे में गीत गा के बताया, शिवाजी के बारे में नाटक मंचन करके बताया। चाहे तो रामायण जो आदि काव्य है, कलाओं के, लोक कलाओं के आधार में, अगर मेरे जो समझ है, मैं मानता रामायण को मानता हूँ, रामायण का जो उनके अंदर कथापात्र है, कलाकार है, उनके अंदर घटनाएं हैं, इन लोक कलाकारों ने उस चरित्र को जीवित करके समाज में बच्चों के सामने उनको वो उदाहरण के रूप में पेश किया। तो वो जो बचपन में हम लोगों ने, आपकी पीढ़ी और हमारी पीढ़ी ने देखा है, सुना है, मंदिरों में या मतलब मोहल्लों में नाटक का मंचन, रामलीला का मंचन, कथा के वाचन, प्रवचन, ये सब देखकर हम बड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि हिंदू समाज की हम बात करें, रामायण, महाभारत इत्यादि धार्मिक ग्रंथ पढ़ने वाले या संपूर्ण रूप से पढ़ चुके हो, तो मैं जानता हूं हिंदू समाज के अंदर 10% लोग भी नहीं होंगे जिन्होंने एक बार रामायण पढ़ लिया हो या एक बार महाभारत पढ़ लिया, अन्य ग्रंथ पढ़ लिया हो। बाकी सब जो है, आज हमारे अंदर, हम किसी महाभारत के अंदर किसी कलापात्र के बारे में हमें जानकारी है या महाभारत के किसी घटना के बारे में जानकारी है, तो हम लोक कलाओं से या फिर श्रुति के माध्यम से हमने सुने हैं, दादा से सुने हैं, दादी से सुने हैं, या मंदिर में किसी पंडित जी ने बताया, या किसी मतलब गांव के किसी बुजुर्ग आदमी चौपाल पर बैठकर बच्चों को समझाया करते थे, या उनके कथा का वर्णन किया करते थे। तो उस चीजों से हमने मतलब सुना है और सीखा है। तो श्रुति, लोक कलाओं की श्रुति, या आध्यात्मिक हो या धर्म हो, का आज भी हम गाने ही सुनते हैं, गाना लिखता ही नहीं है कोई, गाना पढ़ता भी नहीं है कोई। तो श्रुति बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये एक शब्द के माध्यम से, श्रुति के माध्यम से कहाँ तक बच्चों के मन में, युवाओं के बीच में हमारे धर्म और संस्कृति के बारे में वो समझ पाए। दूसरी बात आपने जो कही कि मतलब करियर क्यों नहीं हो सकता, अगर एक लोग मतलब कलाकार है तो गायन करने वाले तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोकगीत गा गा कर हिंदुस्तान में क्या दुनिया में नाम कमाए। नाटक करके, यहां तक एकल नाटक प्रस्तुत करके भी लोगों ने दुनिया में नाम कमाए। इसलिए बहुत सारी संभावनाएं, क्योंकि आज के युवा ये कुछ अलग से करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि लोक कला, नाटक का मंचन, पुराण, अध्यात्म, इस पे बहुत करियर है। अब ऐसा नहीं है कि आपने किसी चीज में अपना डिग्री ले लिया, डिप्लोमा ले लिया कि उसी पे काम करना है। लोग अपने नौजवान अपने रुचि के अनुसार अपना फील्ड चुन सकते हैं और बहुत संभावना है इसके अंदर। मुझे खुशी होगी अगर इस प्रकोष्ठ के माध्यम से मेरे कार्यकाल में इस तरह का एक समूह बन जाए, कुछ कवियों का समूह बन जाए, कलाकारों का समूह बन जाए, जैसे आपने मुझे बताया। अभी तो हम लोग ऑन स्क्रीन बैठे हुए, आप ऑफ द रिकॉर्ड आपने जो बातें कही मुझसे,
कहीं ना कहीं आपसे भी बहुत सारी चीज़ें मैं सुनता हूँ लोगों की, इसलिए बातें समझ में आती हैं, तो एक अच्छा अवसर होगा। मुझे लगता है कि जो अभी तक जो कार्य इस फील्ड में नहीं हुआ है, मैं वो काम करने की कोशिश करूँगा। कितनी अच्छी बात कही है कि श्रुति के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। और यहाँ ये बात ज़रूर निकल कर सामने आई है कि लोक कला और संस्कृति में भी करियर बनाया जा सकता है। अभी तक हम सिर्फ करियर इंजीनियरिंग या डॉक्टरी या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर ही बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो अवसर नहीं है। समय धीरे धीरे बदल रहा है। आप अपने करियर का चुनाव अन्य क्षेत्र में भी कर सकते हैं। और जैसा प्रदीप नायर जी ने कहा कि कई एकल अभिनय के दम पर, कई लोगों ने लोक कला के दम पर पूरे विश्व में अपना नाम कमाया है, तो निश्चित तौर पर ये प्रेरणादायी बात है। आपको इस ओर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। अगर हम शो के अंत में ये समझने की कोशिश करें कि आप इस प्रकोष्ठ के माध्यम से, भाजपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के माध्यम से किस तरह की और गतिविधियां करना चाहेंगे। आपने कहा लोक कलाओं को पुनर्जीवित, लोक कलाओं के एक्सचेंज की बात आपने कही, परिवार को जोड़ने के संबंध में और परिवार को लेकर अपनी जो जिम्मेदारी उसको एहसास कराने को लेकर कोई प्लान है आपके पास? हाँ, मैं इस पे कहना चाहूँगा कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, लेकिन राजनीति से बढ़कर मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ। राजनीति मेरी मजबूरी नहीं है। राजनीति अपने आप को प्रस्तुत करने का एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं पलायनवादी नहीं हूँ, इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग मुझे समझते भी है। जहाँ तक मैं हमेशा कहा करता हूँ, राजनीति में महल बनाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जीवन में कि कई पत्रकार बंधुओं ने, कईयों ने मेरे शहर में संघर्ष करते हुए देखा है, सर से खून बहते हुए देखा है और पसीने निकलते हुए, आंदोलन प्रदर्शन, जेल जाते हुए देखा है। लेकिन आज जो परिस्थिति में एक अलग कुछ करने की बात आ जाए, एक व्यक्ति का सामाजिक जिम्मेदारी तो होता ही है। और मैं हमेशा सामाजिक जिम्मेदारी को, जो आने वाली पीढ़ी है, परिवार की जिम्मेदारी को बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ, क्योंकि बालक या बालिका अपने प्रति या अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा तो वह समाज के प्रति कभी जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। इसलिए हमेशा मैं कहा करता हूँ कि आप जो नौजवान हैं, सबसे पहले जिस फील्ड में आप लोग काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उस पर 100% देना चाहिए। और जब तक वो अपने व्यक्तिगत जीवन में 100% देगा, तब जाके वो परिवार सक्षम होगा, है ना। आत्मनिर्भर भारत की बात में विषय को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं आपको, मैं फिर वापस उसी में आ जाऊँगा। आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं, तो व्यक्ति जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, तब तक परिवार आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। परिवार आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तो समाज आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। जिस प्रदेश में, जिस देश का समाज आत्मनिर्भर नहीं हो, वो देश कभी आत्मनिर्भर बन ही नहीं सकता। इसलिए समाज, परिवार, समाज और देश, तो ये सब महत्वपूर्ण है। जहाँ तक एक मन में एक पीड़ा है, कभी कभी उसके बारे में सोचता हूँ मैं, इसलिए कहा कि पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, मेरी एक अलग थॉट है, मैं उस प्रोसेस में काम करता हूँ। आजकल हम लोग, मैं, आप और हमारी पीढ़ी, सब लोग हैं ना, संयुक्त परिवार में जन्मे लोग हैं। हम जब पैदा हुए थे, हो सकता है कि दादी ने या नानी ने हमको पहली बार हाथ में लिया होगा, गोद में लिया होगा। फिर वो परिवार में, संयुक्त परिवार में नाना, नानी, दादा, दादी, ताऊ, मामा, फूफा, ऐसा एक बृहद परिवार के बीच में अलग अलग लोगों के स्वभाव और उनके संस्कारों के बीच में हमें गढ़ा गया, हम गढ़े हैं उनमें। लेकिन वर्तमान में देखिए, आज के युग में जो फास्ट मूविंग लाइफ जिसको लोग कहते हैं, करियर अचीव करने के बाद में जो माता पिता अपना सब कुछ नेछावर करके, कष्ट उठाकर, कम खाना खाकर, कम पहन कर अपने बच्चों का भविष्य बनाते हैं, एक समय ऐसा आता है कि बच्चे अपने भविष्य निर्माण के लिए या करियर के अचीवमेंट के लिए फिर शादी के बाद माता पिताओं से अलग हो जाते हैं। मैं देखने में आता है कि शहर में हम लोग रहते हैं, कई ऐसे परिवार हैं, बुजुर्ग हो गए, 60-70 साल की उम्र हो गए हैं, जीवन भर नौकरी की या व्यापार करके बच्चों को पढ़ लिखा बड़ा कर दिया। कोई अमेरिका चला गया, कोई फ्रांस चला गया, कोई विदेश चला गया, कोई एक राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में चला गया, माता पिता अकेले रह जाते हैं। मेरी ऐसी इच्छा है कि
जो आने वाली पीढ़ी, जो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, जिनका संस्कार माता पिता का या दादा संस्कार जिनको मिले हैं, हमारे जैसे लोग आज जिनका संयुक्त परिवार बहुत कम हो रहे हैं, इसलिए वो उस चीज़ से वंचित है। वो जो शुरुआत परिवार, वो जिन लोगों ने अपना सब कुछ परिवार, समाज और ये देश को देकर एक जीवन के आखिरी मतलब जगह पर बैठे हुए हैं, एक यात्रा की, जीवन यात्रा की आखिरी पंक्ति मतलब बैठे हुए हैं, वो जो लोग, उनको कोई चीज़ें अभाव है, बच्चे उनके पास नहीं है, मदद करने वाला नहीं है, उन लोगों की मदद करने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ द्वारा एक विंग चलाएंगे। मैं उसका नाम देने वाला है, मतलब वरिष्ठों से बात करूंगा, वानप्रस्थम करके एक मैं अलग से विंग बनाऊंगा। प्रत्येक शहर में एक कॉल सेंटर होगा, एक जगह हमारे पास हम उपलब्ध कराएंगे, ऑफिस टाइप का कुछ बनाएंगे। वहाँ पर शहर में, ग्राम क्षेत्र में रहने वाले जो बुजुर्ग दंपति है, उनको बच्चे अगर बाहर गए हुए हैं, इनका कोई मतलब कोई देखने वाला नहीं है, उनको हेल्प करने का, उनको हर संभव अपने माता पिता बनाकर, या उनको लगे कि उनको बच्चों की कमी महसूस ना हो, वो तो कमी पूरा नहीं कर सकते हम, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आधी रात को भी हम उनके लिए, उनके सेवा के लिए खड़े रहेंगे। तो ऐसा एक काम मेरे करने की मेरा व्यक्तिगत इच्छा है। वरिष्ठों से बात करके वो मान जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि बुजुर्गों को साथ देना चाहिए। और ऐसा ही कोऑर्डिनेशन करके बचपन, बाल्यकाल और वानप्रस्थ का जो समय दोनों का, इन दोनों का संगम कराने के भी मतलब मुझे, मेरी अंदर योजना है कि बच्चे किसी पार्क में या मंदिर में दोनों आते हैं, बच्चे भी आते हैं और बुजुर्ग भी आते हैं, इन दोनों का संगम हो जाए, एक दूसरे के प्रति, उनके प्रति प्रेम बढ़े, और बच्चों को बड़ों से, बुजुर्गों से उनको संस्कार और मतलब कुछ चीज़ें मिले, और उनका भी, जिन घर में बच्चे नहीं है या मतलब अकेलापन है, उनका भी जो अकेलापन दूर हो, ऐसा एक समन्वय बनाने का काम मैं करूँगा। ये तो करना ही है मुझे, ये कार्य तो मेरा बहुत ही दिली इच्छा है कि मैं करके मानूंगा ये काम, ऐसा मेरा विचार है। मैं राजनीति में महल बनाने के लिए नहीं आया हूँ, राजनीति मेरी मजबूरी नहीं है। वानप्रस्थ को लेकर बात कही है, बुजुर्गों की सेवा करने की बात कही है, तमाम सारी सोच के साथ प्रदीप नायर हमसे बात कर रहे थे। उनकी बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत सारी सोच है, संस्कृति को समाज से जोड़ना, समाज के लोगों में अपने कर्तव्यों के प्रति बोध का एहसास कराना, ऐसे तमाम सारी सोच के साथ प्रदीप नायर इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। उम्मीद है वे जिस सोच के साथ इस अपने पद को संभाल रहे हैं, वो इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करें, और वे करेंगे तो निश्चित तौर पर समाज का फायदा होगा। बहरहाल हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके बगैर मेरी आवाज़ जितनी आसानी से प्रदेश के हर कोने पे आज आपके माध्यम से पहुंचेगी, तो उस आवाज़ प्रदान करने के लिए, मुझे मेरी आवाज़ को आवाज़ प्रदान करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।